जैसे ही तांगा गली के मोड़ पर मुड़ा, सत्या का दिल बैठने लगा था। ऐसा नहीं था कि वह इस शहर में पहली बार आई हो। यहाँ तो उसके बचपन से लेकर किशोरवय तक के किलकते हंसते दिन बीते थे। जीवन के सबसे सुखद सपने उसने और मीरा ने यही देखे थे। वह तो ऐसी उम्र थी जब वह सत्य और कल्पना में भेद नहीं कर पाती थी। सारी कल्पनाएं उसे सुनहरी और सत्य लगती थी। मीरा और वह घंटों बतियाती रहती, पर उनमें कभी कहीं कोई निराशा की गंध नहीं होती थी। भविष्य की तो कौन जानता है, पर किशोरवय की चंचलता के कारण उन्हें कई बार माँ की ही नहीं, पिता की भी डांट खानी पड़ती। माँ पिता भविष्य देखते ही और वे किशोरिया वर्तमान जिसमें भरे होते। सपने ही सपने, असत्य तो उन सपनों के बीच समाता ही नहीं था। हर लड़का राजा, हर लड़की रानी। काश की बचपन वही ठहर जाता। बचपन कब रूबरू नहीं हो पाया है जिंदगी की धुंधली राहों से। जिंदगी के हर मोड़ पर वह खड़ा हो जाता है। उनके घर कितने छोटे थे और सपने कितने बड़े। छोटे घरों में बड़े सपने देखना कोई गुनाह तो नहीं था। तांगे वाले ने फिर पूछा, कहाँ तक जाना है बहन जी? आगे तो चलो, अभी सर्दी का सूरज 4:30 बजते बजते धुंधला हो गया था। छोटा शहर, भीड़ भाड़ से दूर इस कॉलोनी की गली में इक्का दुक्का लोग ही चलते नजर आ रहे थे। तांगे के घोड़े की टाप सुनकर कुछ लोग घर के बाहर निकल कर देखने भी लगे थे। सात्या की आंखें मकानों के नंबरों पर टिकी थी और मन बिजली की गति से दौड़ रहा था। मीरा, सुना है पिताजी का ट्रांसफर होने वाला है? ये नहीं, यह नहीं हो सकता। मीरा एकदम तिलमिला उठी थी। सात्या के पिता का ट्रांसफर होने का अर्थ है सहेली सात्या का भी चले जाना। वह वहाँ पर इसलिए तो है कि उसके पिता यहाँ बैंक अधिकारी हैं। पिछले 7 वर्षों से वे यही टिके हैं। मीरा के पिता का तो व्यवसाय ही यहाँ है। दोनों सखियाँ के घर नजदीक थे। वे आसानी से एक दूसरे के घर किसी भी समय आ जा सकती थी। एक ही स्कूल में पढ़ने के कारण उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई थी। मीरा और सत्या की दोस्ती में कोई दुर्वा छिपाव नहीं था। छोटी से छोटी चीज भी वे एक दूसरे को दिखाने दौड़ पड़ती। पहनने ओढ़ने, किताब कापी, एक जैसे बस्ते, एक जैसे कपड़े, एक जैसी किताबें और एक जैसा खाना, एक जैसी पसंद, एक जैसा फैशन। समय नदी की धार बन जाता, उस धार में बह गए थे। बड़े बड़े समय के पत्थर पिता की बदली के संग बिछड़ गई थी। दोनों सखियां सात्या और मीरा, दोनों की पढ़ाई पूरी हुई, फिर शादियां हुई। एक दूसरे के घर शादी के निमंत्रण आए थे। कोई जा तो नहीं सका था, केवल शुभकामनाओं के पत्र भेज दिए थे। मीरा अपनी शादी के 8 दिन बाद ही सात्या की शादी का बहुत ही सादा सा निमंत्रण पत्र देख हैरान रह गई थी। सात्या की शादी साहिल से। साहिल सात्या के साथ पढ़ने वाला लड़का था। निरंतर रहने वाले पत्र व्यवहार में दोनों सहेलियों को एक दूसरे की पूरी जानकारी रहती थी। साहिल का जिक्र तो सात्या ने कई पत्रों में किया था, पर बात यहाँ तक बढ़ जाएगी यह अंदाजा उसे नहीं था। मीरा को इस बात पर कुछ क्रोध भी आया। सात्या की बच्ची इतनी बड़ी बात मुझसे छिपा गई। मीरा ने जब अपनी सहेली को क्रोध और उलाहने से भरा पत्र लिखा तो उसका छोटा सा उत्तर क्षमा प्रार्थना के साथ आया था। सात्या साहिल के साथ शादी की बात छिपा लेने के कारण यह था कि हम दोनों के परिवार तो इस शादी के लिए राजी थे,
पर दोनों की बिरादरी इस रिश्तेदार को नहीं स्वीकार कर पाई। शादी के दूसरे ही दिन लोगों की भीड़ ने हमारे घर पर हमला बोल दिया। माँ पिता ने हमें पिछले रास्ते से भगा दिया। हम भागकर ट्रेन में चढ़े और एक अन्य दोस्त के यहाँ महीने भर छिपे रहे, फिर दूसरे रिश्तेदार के यहाँ रहे। इस बीच हमारे लंदन जाने का इंतजाम हो गया। आगे की कहानी तुम्हें मेरे पिता ने बताई ही होगी। साहिल की ओर मेरा आकर्षण तो था, किंतु पिता ने वचन लिया था कि जब तक मैं तुम्हारी शादी न कर दूं, तब तक तुम अपनी माँ से भी यह बात नहीं कहोगी। और माँ को तब बतलाया गया जब हम दोनों कोर्ट में शादी करके घर लौटे। पिता की साहस, उदारता और प्यार के आगे मैं नतमस्तक हूँ मीरा। उन्हें भी बिरादरी के बंदों का डर था। वही हुआ, भड़के लोगों ने घर की नहीं तोड़ा, पिता के हाथ पैर भी तोड़ दिए थे। वे 6 माह बिस्तर पर पड़े रहे। वो तो कुछ भले मानसों ने उन्हें बचा लिया। हम लंदन के लिए रवाना हो उसके पहले ही मेरे पेट में दर्द होने लगा। इतना भारी दर्द मैं सह नहीं सकी। प्रथम मृत्यु का दर्द 7वें मास में ही उठा और बेटी का जन्म हो गया। इतनी कमजोर समय से पूर्व जन्मे बच्चे को 20 दिन अस्पताल में ही रखा गया। फिर 8 दिन माँ के दूध पर पला। हमें लंदन जाना था। इतने छोटे कमजोर बच्चे को संभालना भी कठिन था। अभी तक हम समाज की नज़रों से छिपकर रह रहे थे। पिता या ससुर के घर मैं जा नहीं सकती थी। दोनों घरों में बार बार धमकी भरे पत्र मिल रहे थे कि अब जब भी लड़का या लड़की हमें घर में दिखाई देंगे, हम उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। धर्म के ठेकेदारों का यह जुनून 2 प्रेमियों के साथ साथ 2 परिवारों को भी नष्ट कर रहा था। समझदार परिवारों ने दोनों बच्चों को बचाने के लिए पहले तो देश में ही 8 माह छिपा कर रखा, फिर विदेश भेजने की व्यवस्था कर दी। उन्होंने सोचा कुछ साल यहाँ से दूर चले जाएंगे, तब तक लोगों का क्रोध शांत हो जाएगा। किंतु अब 3 सप्ताह के बच्चे की समस्या थी। इतने छोटे कमजोर बच्चों को प्लेन में ले जाने की अनुमति भी नहीं मिली। कुछ मित्रों ने सुझाया बच्चे को किसी बाल गृह में दे दो। इस बात पर मैं और साहिल दोनों ही राजी नहीं हुए। मेरा तो रोते रोते बुरा हाल था। पापा, मैं छिपकर भागना नहीं चाहती। मैं उनका सामना करूंगी जो हमें बर्बाद करने पर तुले हैं। बेटी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? भीड़ और क्रोध की बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता। पापा, उनका सामना करने के लिए हमें एक मौका तो दो। बेटी, अपनी टांगें सदा के लिए खोकर मैं ऐसी चुनौती कैसे कर ले सकता हूँ? अपनी आंखों की ज्योति को मैं आग में नहीं झोंक सकता। साहिल और सत्या के पिता भी लोगों की नजरें बचाकर मिलते थे। अपने बच्चों को बचाए रखने की योजना भी वे दिन रात बनाते रहे। भारी विडंबना यह था कि जिन्हें लड़का चाहिए था वे तो गले मिल रहे थे और लड़ रहे थे वे जिन्हें जिनसे कोई लेना देना नहीं था। घर और बाहर जलती आग के बीच उस छोटे बच्चे को मीरा के घर रातों रात पहुंचाया गया था। आधी रात को चलने वाली गाड़ी से सत्या की माँ पिता बच्चे को लेकर जब मीरा के घर मुंह अंधेरे पहुंचे तो उन्हें देखकर हैरान रह गई। अपनी प्राण प्रिय सहेली के माता पिता को इस संकट से उबारने के लिए उसने बच्चे को तस्वीर कर दिया। उस समय उसकी अपनी 2 साल की एक बेटी थी। बच्चे को उसने अपने दूध से ही नहीं, प्राणों से सींचा। उसकी किलकारियों में तो वह भूल भी गई कि बच्चे को जन्म देने वाली माँ वह नहीं है। और एक दिन तो ऐसा आया जब उसे माँ पिता का नाम भी देना पड़ा। बड़ा होता जलल अपने माँ पिता इन्हीं को समझाता रहा।
स्कूल के कॉलेज के रजिस्टरों में पिता मीरा के पति थे। सारी स्थिति परिस्थिति को समझकर मीरा के पति ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्हें सात्या का परिचय अपनी पत्नी मीरा से ही मिला था। मीरा के लिए सात्या का परिचय देना केवल एक सहेली का परिचय नहीं था, वह परिचय उसके जान प्राण का परिचय था। मीरा के परिचय वर्णन से ही वे सात्या की तस्वीर मन में बनाकर उसका सम्मान करने लगे थे। अपनी पत्नी का भी वे संपूर्ण हृदय से प्यार और आदर करते थे। उसकी किसी बात को वे कभी थोपी या निरर्थक नहीं समझते थे। यही कारण था कि उन्होंने पत्नी की सहेली के मात्र 20 दिन के बेटे को अपने पास रखना स्वीकार कर लिया। एक वर्ष तक चला तूफान शांत हो गया और जीवन सहज सुचारू रूप से चलने लगा। अब मीरा अपने प्रीत नगर में रहने आ गई थी। जलज बड़ा होता गया। पढ़ने के साथ साथ वह खेल कूद में भी हमेशा आगे रहा। समय की गति बहुत तेजी रही। सात्या और उसके पति 8 वर्ष तक विदेशों में जगह जगह घूमते हुए अपने पैरों जमाने का प्रयत्न करते रहे। इधर मीरा के पति दूर अरुणाचल स्थानांतरित हो गए। बेटा जलद तो आगे बढ़ता रहा, किंतु दोनों माँ बाप के बीच संपर्क टूट गया। एक दूसरे का कुशल क्षेम जानने के लिए दोनों सखियां बेचैन रहती, किंतु वर्षों एक दूसरे के पते नहीं जान पाई। उधर सात्या के माँ पिता भी जीवित नहीं रहे। इधर मीरा के माता पिता भी दुनिया छोड़ गए। युग बदल गए। माता पिता का इतिहास बेटे बेटी दोहराने लगे थे। बेटी ने जिसे पसंद किया, मीरा ने बिना किसी विवाद के खुशी से उसकी शादी कर दी। एक दिन जब बेटा भी अपनी पसंद की लड़की के साथ इन पालनहार माता पिता के सामने खड़ा हो गया, तब मीरा कुछ उलझन में पड़ गई और सात्या को खोजकर उसे इस शुभ सूचना के अवगत कराना चाहती थी। बेटे की बेचैनी बढ़ रही थी। माँ जल्दी उसकी पसंद स्वीकार नहीं कर रही थी। माँ, आखिर नैनी में बुराई क्या है? बुराई कुछ नहीं बेटा, कुछ दिन सोच लेने में क्या बुराई है? और कितने दिन सोचोगी? मम्मी, बेटा अपने घर जिसे लाना है उसके लिए धैर्य से सोच विचार कर करना होगा। मम्मी बताओ न, तुम्हें कितना समय चाहिए? बहुत बेचैन हो रहा है, हंसते हुए मीरा ने कहा। मीरा का सुखी संतुष्ट मन कई परतों के नीचे एक भारी अकुलाहट अनुभव कर रहा था। वैसे यह अकुलाहट नई उत्पत्ति नहीं थी। पिछले 22 सालों से मन के किसी कोने में पड़ी आग आज जैसे भभक कर ऊपर आना चाहती थी। अब वह हर क्षण यही सोचती थी कि किस तरह जलज को सत्य बताऊं भी या नहीं। सत्य मिल पाती तो उसकी सलाह करती। अब जब कभी वह अपने बेटे को देख कर ले जाना चाहेगी तब क्या होगा? मैं कैसे सहूंगी? और जलज जाएगा, आसानी से वह मानेगा क्या? एक मकान के गेट पर नाम पट देखकर तंगा रुकी। यही नंबर है ना बहन जी? तांगे वाले ने कहा तो सत्या एकदम चौंकी। हाँ हाँ, यही। उसका दिल तीव्र गति से धड़क रहा था। धीमे कदमों से चलकर वह गेट तक पहुंची। काफी बदल दिया था मकान को मीरा ने। यह सुंदर सुहाने मकान में वह तो पिता के समय का पुरानापन ढूंढ रही थी। वह ईंटों की दीवार को छिपा सिंहार, वह पीछे आंगन से झांकता आम, आंगन के साथ साथ चलती कच्ची नाली और बरामदे में पड़ी चीड़ें मीरा के घर और युग दोनों ही बदल दिए थे। उसने गेट पर लगी बेल बजाई। किसी युवक ने आकर दरवाजा खोला। क्षण मात्र को यह सत्या के पैर पर झुका और झट सामान उठाकर अंदर चला गया। सत्या उसके पूरे रूप को देखो आंखों में भी नहीं भर पाई। वह तांगे वाले को पैसे चुकाकर मुड़ी तो मीरा सामने खड़ी थी। घर के बरामदे में ही भरत मिलाप सा दृश्य उपस्थित हो गया। दोनों के आंसुओं से धरती भीगने लगी।
बेटा जलज खिड़की से यह दृश्य देखकर चकित था कि दोनों सहेलियां हलो हाय के साथ मिलने बजाय रोकर गले मिल रही हैं। हाँ, मैंने बताया था, शायद मिलने का पुराना ढंग यही है। पर आंटी तो बरसों विदेश में रही है। कुछ लोग होते हैं जो अपना पुराना ढंग नहीं छोड़ते। क्या किया जाए, पर मम्मी को रोते देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, वो भी होटल से आकर जब मम्मी के गले लगता तो मम्मी की आंखें भर आती थी। महिलाएं भावुक होती ही हैं। वह दोनों ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई थी और जलज क्रिकेट मैच देखने में व्यस्त था। सात्या की आंखें ड्राइंग रूम में लगे युवा के चित्र पर अटक अटक जा रही थी। उसकी आंखें कितनी मिल रही थी। उसने जब दोनों सहेलियों की आंखें टकराई तो मौन बहुत कुछ कह गया। चाय पीते पीते सात्या की आंखें उन चित्रों पर बार बार टिकी रही थी और मीरा की आंखें डबडबा रही थी। बेटा जलद जाओ, मौसी के साथ चाय पियो। अपने लिए मौसी शब्द सुनकर एक बारगी सत्या कांप उठी। फिर अपने को संयत कर बातें करने का प्रयत्न करने लगी, पर सामने बैठे जलज को देख देख कर उसका जिंदगी भर का रुका महत्व फूट पड़ने लगा।